दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके आज 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं, जिसे एक वक्त पर 1984 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 2 सीट्स मिली थी, लेकिन आज वही पार्टी भारतीय राजनीति पर राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। लेकिन इस पार्टी की कहानी क्या है, कब और कैसे बनी और क्या रहा इसका संघर्ष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी तक कौन से पड़ाव और संघर्ष देखे इस पॉलिटिकल पार्टी। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस की स्थापना की, जनसंघ को स्टैब्लिश किया। इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी भारतीय की संविधान सभा जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके मेंबर थे। साथ ही वो पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट में इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर भी थे। लेकिन नेहरू लियाकत पैक्ट जो 1950 में हुआ था, उसके अगेंस्ट में रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और इसके ठीक बाद उन्होंने 1951 में फाइनली जनसंघ को स्थापित किया और इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। उस वक्त जनसंघ का उद्देश्य जो भारत में हिंदुओं और हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा करना और पंडित नेहरू जो मुस्लिमों की अपीसमेंट करने में लगे हुए थे, उन्हें प्रिविलेजेस देने में लगे हुए थे, उस बात का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की यह डिमांड थी कि जम्मू एंड कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। लेकिन इस दौर में कांग्रेस पार्टी का भारत में एक छत्र राज था। 1951-52 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को सिर्फ 3 सीट्स मिली और जनसंघ को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की डेथ हो गई और इसके बाद जनसंघ की कमान संभाली आरएसएस के एक बहुत बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और ये 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहे और जमीनी स्तर पर जनसंघ को और आरएसएस को मजबूत किया। और इसी मेहनत का परिणाम हमें 1967 के भारत के लोकसभा इलेक्शंस में देखने को मिला है, जिसमें जनसंघ को कुल मिलाकर 35 सीट्स मिली और जनसंघ लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके साथ जनसंघ ने अलग अलग रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी लड़े और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सरकार भी बनाई। ये पहली बार था कि जनसंघ किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर थी। इस दौर के बाद हमें जनसंघ में यंग लीडर्स देखने को मिले और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स से जनसंघ के साथ जुड़ते गए। यहाँ तक कि 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के प्रेसिडेंट बने। जैसे जैसे जनसंघ अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ती गई, इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी डिमांड्स और क्लियर करनी शुरू कर दी, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को एस्टैब्लिश करना, गौ हत्या पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना और जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल प्रिविलेज यानी आर्टिकल 370 को खत्म करना। जनसंघ के ये मेन एजेंडा बन गए थे। जनसंघ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन ही रही थी कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम लोकनायक या जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं, वो इंदिरा गांधी को आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हरा देंगे और इंदिरा गांधी अपना प्रधानमंत्री का पद खो देंगी। जब इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई तो जनसंघ और दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट पर उतर आईं और इसका रिएक्शन ये देखने को मिला कि इंदिरा गांधी ने जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। फाइनली जब 1977 को भारत में इमरजेंसी हटाई और लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई तो जनसंघ ने भारतीय लोक दल और दूसरी रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस के खिलाफ 1977 का लोकसभा इलेक्शन लड़ा। और जब 1977 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम सभी के सामने आए तो पूरा देश चौंक गया। कांग्रेस और इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार गई और जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीत लिया और जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इस चुनाव में जनता पार्टी जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनी थी, इसमें सबसे बड़ा रोल था जनसंघ का ही था,
क्योंकि जनसंघ को 1977 के लोकसभा चुनाव में कुल 93 लोकसभा सीट्स मिली थी, जो जनता पार्टी की कुल सीट्स का 31% थी। और इसी वजह से जनसंघ के प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन जितनी उम्मीद जनता पार्टी सरकार से थी, वो उस उम्मीद को पूरी तरह नहीं कर पाई, क्योंकि जनता पार्टी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर बनी हुई थी और इन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी, जिस वजह से इनमें से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जनसंघ के लीडर्स को ये निर्देश दिए कि वो अपनी डुअल मेंबरशिप खत्म कर दें। इसका मतलब ये था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं से ये कहा गया कि या तो आप सिर्फ जनसंघ और जनता पार्टी के मेंबर्स बने रहिए, या तो सिर्फ आरएसएस के मेंबर बने रहिए। इनको ये मंजूर नहीं था और इस वजह से जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि गठजोड़ से बनी मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार गिर गई और उसके बाद 1979 में चौधरी चरण सिंह और नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उनकी अल्पमत की गठबंधन की सरकार भी ज्यादा देर चल नहीं पाई और जब 1980 के लोकसभा इलेक्शंस हुए तो इसमें जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीट से मिल पाई और इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की देश में हुई वापसी और फाइनली 1980 में जनता पार्टी पूरी तरीके से टूट गई और जनता पार्टी अलग होकर कई छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी बनी, जैसे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जिसके लीडर आज नीतीश कुमार हैं, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, जिसके नेता पहले लालू प्रसाद यादव थे और आज तेज प्रताप यादव, बीजू जनता दल, जिसके आज के लीडर आपको नवीन पटनायक देखने को मिलते हैं। और इसी तरह जनसंघ जनता पार्टी से 1980 में अलग हुआ और जनसंघ के लीडर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और यहीं से सफर शुरू होता है इंडिपेंडेंट बीजेपी का, यानी इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी भले ही 1980 में बनी हो, पर भारतीय जनता पार्टी का जन्म की तैयारियां आजादी के वक्त से ही शुरू हो चुकी थी। नई नवेली बनी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का ही एक तरीके से हिस्सा थी और इसके लिए बीजेपी के 1980 में पहले प्रेसिडेंट भी अटल बिहारी वाजपेयी बने। लेकिन इस नई बनी बीजेपी को अपनी जमीन तलाशने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि बीजेपी कुछ हद तक जनसंघ की आइडियोलॉजी को ही फॉलो कर रही थी और कुछ हद तक जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को। इसका मतलब बीजेपी 1980 में अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। एक तरफ तो वो हिंदुत्व को बचाने की बात करते थे और दूसरी तरफ वो गांधीयन सोशलिज्म की बातें करते थे और इसी वजह से बीजेपी को 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 2 ही सीट्स मिली। इस हार से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट को बदला और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रेसिडेंट बनकर आए लाल कृष्ण आडवाणी। और बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी भी इसके बाद डिसाइड कर ली और वह यह थी कि वो आरएसएस और जनसंघ की हिंदुत्व नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को ही फॉलो करेंगे। इसी बीच 1980 के दौर में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और बीजेपी ने भी इस मोर्चे में विश्व हिंदू परिषद का साथ दिया और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने अपनी सेंटर आइडियोलॉजी में शामिल किया और इसे अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का भी हिस्सा बना दिया। राम जन्मभूमि के इस मूवमेंट ने बीजेपी में जान फूंक दी और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। लोगों ने प्रभु श्री राम के नाम पर अपना वोट और सपोर्ट बीजेपी को देना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट हमें यह देखने को मिला कि 1989 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 86 सीट्स मिली और इसी सफलता की वजह से बीजेपी ने 1989 में बनी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फ्रंट को अपना सपोर्ट दिया और बीजेपी की सहायता से वीपी सिंह यानी विश्व प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन अभी वो वक्त आया नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाए और इसी सपने को साकार करने के लिए बीजेपी अब कुछ ऐसा करने वाली थी जिस वजह से भारत की हिंदू मेजॉरिटी का पूरा सपोर्ट बीजेपी को मिलने वाला था और वो था राम जन्मभूमि मूवमेंट। कि जहां राम का जन्म हुआ था आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे। राम जन्म स्थान के साथ
हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। बाबर वहां आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। इस राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 से की, जब उन्होंने ये घोषणा की कि राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए अवेयरनेस जगाई जाएगी और रथ यात्रा निकाली जाएगी गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की राम जन्मभूमि तक। और इसी रथ यात्रा के साथ भारतीय राजनीति भगवा रंग से रंग गई। इस पूरी रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर के हिंदुओं से ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश में हिंदू सुरक्षित रहे और राम मंदिर दोबारा अयोध्या में बने, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप सभी लोग बीजेपी को ही वोट दें और बीजेपी की सरकार बनाएं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस देश में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमानों को ही प्रिविलेजेस देगी और हिंदुओं को दबा देगी। इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सामने आई जो मुसलमानों के वोट बैंक की वजह से सरकार में बनी हुई थी। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कर सेवकों और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए। उत्तर प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी कर सेवकों को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए और कई कर सेवकों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई और उनकी हत्या भी करवाई गई। लेकिन इतनी रुकावटों के बाद भी लाल कृष्ण आडवाणी कर सेवकों के साथ अयोध्या पहुंच गए और कर सेवकों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह की सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस तक भी तैनात की, जिस वजह से कर सेवकों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच झड़प हुई और देश के अलग अलग शहरों में दंगे भी हुए। इतना सब होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे बीजेपी ने सपोर्ट दे रखा था, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी के फेवर में किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया और बीजेपी ने नाराज होकर वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस हुए और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को और ज्यादा यानी 120 सीट्स प्राप्त हुई। और उसके बाद आती है वो तारीख जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पर 1992 इस दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी, आरएसएस, कर सेवक और विश्व हिंदू परिषद ने 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास ही अपनी रैली निकाली और वहां पर बनी विवादित बाबरी मस्जिद को उग्र होकर उस पर हमला किया और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बाबरी मस्जिद के टूट जाने के बाद देश भर में कई इलाकों में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए और कई शहरों में कर्फ्यू भी लगे और पीवी नरसिम्हा राव की सेंट्रल की कांग्रेस गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और लाल कृष्ण आडवाणी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें अरेस्ट भी किया। हालांकि ये केस जो लाल कृष्ण आडवाणी पर चल रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 30 सितंबर 2020 को वर्डिक्ट में इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी नेताओं को इस केस से पूरी तरीके से आजादी दे दी और निर्दोष साबित कर दिया गया। हालांकि राम जन्मभूमि यात्रा के अलावा बीजेपी ने इसी दौर में एक और यात्रा की जिसका नाम था एकता यात्रा। 11 दिसंबर 1991 को बीजेपी ने उस वक्त के प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी की लीडरशिप में ये एकता यात्रा कन्याकुमारी से शुरू कर कश्मीर के लाल चौक पर संपन्न। इस यात्रा का अंतिम दिन 26 जनवरी 1992 को डिसाइड किया गया था और बीजेपी इसी दिन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली थी, लेकिन आतंकवादियों और कश्मीर के मिलिटेंट्स के द्वारा बीजेपी के नेताओं को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा लहराया तो उन पर हत्या कर दी जाएगी और सभी को मार दिया जाएगा। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दशक पहले 25 जनवरी 1990 को लाल चौक पर शाम को ये भाषण दिया और नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कल मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लाल चौक पर बिना सिक्योरिटी के जाऊंगा और तिरंगा फहराऊंगा और अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है
तो मुझे रोक कर दिखाए। और इसके बाद नरेंद्र मोदी अगले दिन लाल चौक पर अपने बीजेपी के साथियों के साथ बिना किसी सिक्योरिटी के जाते हैं और भारत का तिरंगा गणतंत्र दिवस के दिन लाल चौक पर फहराते हैं। 1990 के दौर में कांग्रेस अब इंदिरा गांधी के वक्त की कांग्रेस जितनी मजबूत नहीं रही थी और बीजेपी जो उस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने देश की दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक नया अलायंस एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया और लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की। फाइनली 1996 में बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए लोकसभा चुनाव जीत जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं एनडीए की गठबंधन सरकार के। लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन के लिए ही चल पाई। इसके बाद 1996 में देव गौड़ा, उसके बाद 1997 में इंदर कुमार गुजराल यानी आईके गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर से 1998 में एक और बार लोकसभा इलेक्शन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के लीडरशिप में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर से वो अपने 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाए और सिर्फ 13 महीने में ही दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। फाइनली 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की लीडरशिप में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और इस बार वो अपना 5 साल का टेन्योर भी पूरा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 से 2004 का टेन्योर काफी हद तक सक्सेसफुल माना गया क्योंकि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, पाकिस्तान के अगेंस्ट कारगिल वॉर जीता, आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया और राइट टू एजुकेशन का अधिकार देश के हर बच्चे को दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि 6 से 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर न्यूक्लियर टेस्ट भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ पूरी दुनिया थी और खास करके यूएसए। Switching command to internal. Range ready? Ready. Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए जरूरी था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था और भारत के पास नहीं। और इस न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत भारत को इतनी क्यों थी, इसका जवाब वाजपेयी जी ने खुद दिया था और कहा था कि अगर घर की डोरी पर शेर बंधा हो तो पड़ोसी के कुत्ते भौंका नहीं करते। इतनी अचीवमेंट्स के बाद लगा कि 2004 में लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी जीतेगी और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सभी की उम्मीदों का उलट यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस का एक अलायंस था, इलेक्शन जीत जाता है और 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 2002 के आसपास बीजेपी की लीडरशिप की नई जनरेशन तैयार हो रही थी, जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनकर सामने आते हैं, वहीं नितिन गडकरी महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा चेहरा बनते हैं और नरेंद्र मोदी जो 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसे हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं, जिसमें अयोध्या से आ रही एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस को, जिसमें बहुत से हिंदू राम जन्मभूमि का दर्शन करके आ रहे थे, उस ट्रेन को गोधरा स्टेशन में कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों के द्वारा जला दिया जाता है। और इसके बाद गुजरात में और देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं और उन दंगों में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी गुजरात की सरकार में डेवलपमेंट को इस हाईएस्ट लेवल पर लेकर आ चुके थे कि वो अपने इन आरोपों की छवि को पूरी तरीके से बदल देते हैं और विकास पुरुष कहलाए जाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात में और देश के दूसरे राज्यों में इतने ज्यादा प्रचलित होने लगे कि 2002, 2007 और 2012 में वो लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। फाइनली 2012 में गोवा में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है और बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बना देती है।
नरेंद्र मोदी की जबरदस्त रैलियों और प्रचार और अमित शाह की पॉलिटिकल टैक्टिक्स की मदद से 2014 में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 282 सीट्स और एनडीए को 303 सीट्स मिलती हैं। इसके बाद 2019 में बीजेपी और एनडीए को और ज्यादा जीत मिलती है। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी अकेले 300 से ज्यादा आंकड़ा पार करके 303 सीट से जीतती है और एनडीए 353 सीट्स लाती है। और बीजेपी लगभग अपना वो हर वादा पूरा कर देती है जो बीजेपी ने हमेशा से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, जैसे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटाना, राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता है। भारत से इलीगल माइग्रेंट्स को हटाने के लिए CAA NRC लागू किया जाता है और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर भी बैन लगाया जाता है। और शायद आने वाले वक्त में बीजेपी का आखिरी बचा हुआ वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। अपने सभी वादों को पूरा करने के उपहार ही इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देती है और बीजेपी लगातार तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन जीतती है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं मिली क्योंकि उन्हें एनडीए के सपोर्ट से सरकार बनानी पड़ती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बीजेपी आने वाले 2029 में लोकसभा इलेक्शन में फिर से फुल मेजॉरिटी ला पाएगी और नरेंद्र मोदी 2029 में अपने टेन्योर खत्म करने के बाद जब रिटायर होंगे तो आपके हिसाब से कौन सा बीजेपी का नेता प्रधानमंत्री पद के लिए नया चेहरा बनेगा? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा या फिर आपका कोई और पसंदीदा नेता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये थी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की कहानी। अगर इसी तरह आप और भी पॉलिटिकल पार्टीज की कहानी डिटेल में और आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल्स पे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी और ही वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।